मैं समारोह में पधारी माननीय महिला कल्याण बाल विकास एवं पुस्तकाहार मंत्री जी का, माननीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी का एवं माननीय विशेष शिक्षा मंत्री जी का, जिनके मार्गदर्शन में आज का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, का हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इसके साथ ही समारोह में उपस्थित आप सभी महानुभावों का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। गत वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा निर्देशित किया गया कि जो निःशुल्क सामग्री बच्चों के लिए उपलब्ध कराई जाए उसे पारदर्शी प्रणाली डीबीटी के माध्यम से सभी अभिभावकों और बच्चों का डाटाबेस तैयार कर उनके आधार ऑथेंटिफिकेशन के पश्चात दी जाए। गत वर्ष 1,56,00,000 बच्चों के अभिभावकों के खाते में धनराशि हस्तांतरित की गई और इसके कारण डीबीटी के कारण 166 करोड़ की धनराशि की बचत हुई। सर, इस वर्ष पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा डीबीटी के माध्यम से परिषदीय विद्यालयों के छात्र छात्राओं हेतु प्रति विद्यार्थी 1,200 रुपये की धनराशि हस्तांतरण किए जाने की कार्रवाई की जा रही है। इस बार सभी बच्चों का भी आधार ऑथेंटिफिकेशन, अभिभावकों के अलावा बच्चों का भी ऑथेंटिफिकेशन किया जा रहा है। निःशुल्क यूनिफॉर्म के 2 सेट के लिए 600 रुपये, स्वेटर 200, स्कूल बैग 175, जूते मोजे 125 तथा नोटबुक, पेन, पेंसिल आदि हेतु 100 रुपये अतिरिक्त का प्राविधान किया गया है। डीबीटी के कारण इस वर्ष 168 करोड़ की धनराशि की बचत होगी, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। माता पिता एवं अभिभावक अपनी संतुष्टि के अनुसार ही अपने बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण यूनिफॉर्म एवं अन्य सामग्री क्रय कर सकेंगे। स्थानीय स्तर पर बाजार विकसित होगा, जिसके फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। छात्र छात्राओं को सुविधाएं समय से उपलब्ध होने से विद्यालय में उनकी उपस्थिति एवं सीखने सिखाने के वातावरण में भी सुधार होगा। डीबीटी के माध्यम से धनराशि हस्तांतरण से जनपद, ब्लॉक एवं स्कूल से जुड़े अधिकारी एवं कर्मी प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया से मुक्त होकर अपना ध्यान शिक्षा की गुणवत्ता पर केंद्रित कर सकेंगे। महोदय, शिक्षकों के लिए पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करने और तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मानव संपदा पोर्टल विकसित करते हुए शिक्षकों के सेवा संबंधी मामले जैसे अवकाश स्वीकृति, वेतन भुगतान, स्थानांतरण, पदस्थापन आदि की व्यवस्था ऑनलाइन कर दी गई है। इसके फलस्वरूप शिक्षकों के शैक्षणिक कार्यों के लिए पर्याप्त समय मिला है और उनका मनोबल ऊंचा हुआ है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत प्राथमिक कक्षाओं में सभी बच्चों में पढ़ने, लिखने और संख्या ज्ञान में ग्रेड स्तर की अपेक्षित योग्यता प्राप्त करने के उद्देश्य से निपुण भारत कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। अग्रतर छात्र छात्राओं के लर्निंग आउटकम्स में वृद्धि हेतु निपुण भारत मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन एवं त्रैमासिक लक्ष्य निर्धारण के संबंध में शासनादेश माह जून 2022 में जारी किया जा चुका है। शिक्षकों की मेंटरिंग तथा विद्यालयों के सपोर्टिव सुपरविजन हेतु योग्य एवं प्रशिक्षित लगभग 45,000 शिक्षकों का एकेडमिक कैडर गठित किया गया है। प्रत्येक वर्ष 4 बार बच्चों का मूल्यांकन ऐप के माध्यम से हम करने जा रहे हैं और होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड अभिभावकों तक प्रेषित करने वाले हैं। इससे हम हमारी जो सबसे बड़ी चुनौती है बच्चों के अधिगम स्तर में सुधार करने की, वो प्राप्त कर पाएंगे, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता है। अंत में मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का तथा माननीय मंत्रीगण एवं आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। धन्यवाद महोदय, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। बेसिक शिक्षा विभाग जिन महत्वपूर्ण गतिविधियों का आज शुभारंभ कर रहा है और उसकी उपलब्धियां जो रही हैं, उस पर आधारित एक छोटी सी फिल्म आइए देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के महत्वाकांक्षी विजन को साकार करने के लिए देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में बेसिक शिक्षा विभाग की वृहद व्यवस्था का पूरी तरह से कायाकल्प हुआ है। अपने संकल्पों को सिद्ध करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बीते 5 सालों में सभी परिषदीय स्कूलों में अवस्थापनाएं संतृप्त करके देश के सबसे बड़े अंतर विभागीय कन्वर्जेंस कार्यक्रम में से एक ऑपरेशन कायाकल्प का सफल क्रियान्वयन किया गया, जो जन आंदोलन का रूप ले चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बेसिक शिक्षा में सालों से बच्चों के नामांकन में गिरते हुए ट्रेंड को रिवर्स करने के उद्देश्य से स्कूल चलो अभियान प्रारंभ किया, जिसके परिणाम स्वरूप विद्यालयों में छात्र नामांकन में पिछले 5 सालों में लगभग 40 लाख से अधिक विद्यार्थियों की वृद्धि हुई है।
भ्रष्टाचार मुक्त, पारदर्शी सुशासन की स्थापना में अग्रसर होते हुए सभी विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म, जूते मोजे, स्वेटर एवं स्कूल बैग के क्रय के लिए उनके अभिभावकों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से धनराशि खाते में सीधे हस्तांतरण के बोल्ड रिफॉर्म का बीड़ा मुख्यमंत्री जी ने उठाया है और गत वर्ष इसे पूर्ण भी किया। इससे 28 लाख नामांकन के शुद्धिकरण के फलस्वरूप 335 करोड़ से अधिक शासकीय धन की बचत हुई। शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए 1,25,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति के साथ ही शिक्षक अनुपात कमी वाले स्कूलों में तैनाती की गई। गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी अभिभावकों के बैंक खातों में 1200 रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से हस्तांतरित किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा आज किया जाएगा। पारदर्शिता पूर्ण व्यवस्था लागू होने से न सिर्फ समय की बचत हुई, बल्कि सरकारी सहायता भी सीधे लाभार्थियों तक बिना किसी बिचौलिए के पहुंच रही है। शिक्षा के प्रांगण को मूलभूत सुविधाओं से युक्त करने हेतु प्रदेश सरकार ने विद्यालय परिसर में स्थित आंगनबाड़ी केंद्रों को फर्नीचर, अवस्थापनाएं, शैक्षणिक सामग्री और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। बच्चों में भाषाई एवं गणितीय दक्षताएं सुनिश्चित करने हेतु बुनियादी शिक्षा पर आधारित निपुण भारत मिशन का क्रियान्वयन किया जा रहा है। कोविड-19 महामारी के कारण हुए लर्निंग लॉस को दूर करने एवं निपुण दक्षताओं को प्राप्त करने के लिए आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका मॉड्यूल के माध्यम से उपचारात्मक शिक्षण तथा 6 लाख से अधिक शिक्षकों का प्रशिक्षण एवं क्षमता वर्धन सुनिश्चित किया जा रहा है। बच्चों में एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, प्रयोग तथा तार्किक समझ विकसित करने के लिए सभी परिषदीय विद्यालयों में एनसीईआरटी की गणित एवं विज्ञान किट्स के माध्यम से प्रभावी कक्षा शिक्षण, साथ ही कक्षाओं का रूपांतरण भी किया जा रहा है। कायाकल्प अभियान के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर अनेकों संस्थाएं, आम जन एवं कंपनियां बेसिक शिक्षा के साथ जुड़ने को तैयार हैं। इसके लिए कायाकल्प विद्यांजलि पोर्टल को प्रारंभ किया गया है, जिससे कोई भी व्यक्ति किसी भी विद्यालय को गोद ले सकता है या उसमें अपना बहुमूल्य योगदान दे सकता है। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के लिए राज्य स्तर पर नामित 946 5 स्टार विद्यालयों के सापेक्ष 26 सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों को राज्य स्तरीय पुरस्कार में चयनित किया गया है, जो अग्रेतर राष्ट्रीय स्तरीय पुरस्कार की दौड़ में शामिल होंगे। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन एवं माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री श्री संदीप सिंह जी के सतत निर्देशन में बेसिक शिक्षा विभाग संपूर्ण तत्परता के साथ कार्य कर रहा है। $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लिए नींव स्थापित करते हुए उत्कृष्ट मानव संसाधन उपलब्ध कराने हेतु उत्तर प्रदेश पूरी निष्ठा निपुण प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। अभी आपने फिल्म के माध्यम से देखा कि किस तरह माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन और प्रेरणा से बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में कायाकल्प हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कुशल नेतृत्व और प्रेरणा से बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर शिक्षा और उन्नत भविष्य के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं बेसिक शिक्षा मंत्री माननीय श्री संदीप सिंह जी। मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि आज के इस अवसर पर अपने विचार प्रकट करें। आज के हमारे इस समारोह के अवसर पे हम सब के बीच में उपस्थित परम आदरणीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी, मंच पर उपस्थित माननीय मंत्री महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी, मंच पर उपस्थित माध्यमिक शिक्षा विभाग की माननीय मंत्री श्रीमती गुलाब देवी जी, मंच पर उपस्थित हमारे विभाग के प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा श्री दीपक कुमार जी, यहां कार्यक्रम में उपस्थित
समस्त सम्मानित अधिकारीगण, मीडिया के बंधुओं, यहां उपस्थित सभी सम्मानित महानुभाव, आप सभी का मैं अपने हृदय से वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। प्रत्येक बच्चे का अधिकार है कि उसको बेहतर से बेहतर शिक्षा की व्यवस्था के साथ जोड़ा जाए। हर एक बच्चे का संवैधानिक अधिकार है और हमारी सरकार आज हर एक बच्चे को, प्रदेश में रहने वाले हर एक बच्चे को निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था के साथ जोड़ने के लिए पूर्ण रूप से कटिबद्ध है। आज इसी कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम सब अपने परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले सभी बच्चों के लिए डीबीटी के माध्यम से आज 1200 रुपए की धनराशि, जो कि हमारे बच्चों के लिए जूते, मोजे, ड्रेस, स्कूल बैग, स्वेटर और इसी के साथ साथ इस वर्ष स्टेशनरी को भी हम सब लोगों ने इस व्यवस्था के साथ जोड़ने का कार्य किया है। यह संभव हुआ है माननीय मुख्यमंत्री जी के दूरगामी विजन और बच्चों के प्रति हमेशा माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा फोकस रहता है, बच्चों की शिक्षा के ऊपर फोकस रहता है। समय समय पे माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सब लोगों को मार्गदर्शन मिलता रहता है, जिसके कारण आज हमारा विभाग जिस स्थिति में हमको 2017 में मिला था और आज 2022 में इस विभाग का अगर कायाकल्प करने का श्रेय अगर किसी व्यक्ति को जाता है तो उसका श्रेय पूरी तौर पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के विजन को जाता है। मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि समय समय पे उनका मार्गदर्शन हमारे विभाग को मिलता रहा है, जिसके कारण आज परिषदीय विद्यालयों में जो स्थिति बच्चों की संख्या की अगर मैं बात करूं तो 1,53,00,000 तक जो संख्या चली गई थी 2017 में, आज 2021 में स्कूल चलो अभियान के माध्यम से, जिस अभियान में हर एक व्यक्ति माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर के विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षक तक हर एक व्यक्ति ने अपना योगदान दिया। आज हमने अपने परिषदीय विद्यालयों में छात्रों की संख्या 1,91,00,000 तक लेकर के जाने में हम सब लोग सफल हुए। हम सब लोगों ने लक्ष्य लिया है कि 2 करोड़ छात्रों को इस वर्ष हम सब लोग अपने विद्यालयों में नामांकित, उन सब लोगों का नामांकन करेंगे। इस अभियान के साथ अभी भी मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि हम सब लोगों को अपनी सक्रिय सहभागिता निभाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज मैं समझता हूं कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम सब अपने विद्यालयों में पठन पाठन का कार्य करा रहे हैं। हम सभी बच्चों को भी आज टेक्नोलॉजी के साथ हम सभी अध्यापक जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, जिसके माध्यम से बच्चों को दीक्षा पोर्टल के माध्यम से पठन पाठन के कार्य में और रुचि भी आती है और आसानी से चीजों को भी बच्चे आज ग्रैस्प करते हैं। हम सभी शिक्षक, हमारे विभाग की अगर मैं कहूं कि जिन स्तंभों पे हमारा विभाग आज खड़ा है, हमारे शिक्षकों के ऊपर आज हमारा विभाग की अगर एक अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है तो सबसे बड़ा योगदान इसमें हमारे शिक्षकों का है। मैं अपने शिक्षकों का भी हृदय से सभी का आभार व्यक्त करता हूं, सबकी प्रशंसा करता हूं कि आप सब अपना पूर्ण योगदान के माध्यम से आज उत्तर प्रदेश में बच्चों के भविष्य को और बेहतर बनाने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि स्कूल में जितने भी बच्चे हमारे पास आते हैं, हम सभी
बच्चों को उनके कोर्स के माध्यम से पठन पाठन का कार्य अवश्य पूर्ण कराते हैं, लेकिन शिक्षा केवल यहीं पर समाप्त नहीं होती। शिक्षा वह है क्योंकि जीवन भर जो आप बच्चों को स्कूल में मैथ्स के बारे में एक्सपेरिमेंट कराएंगे, साइंस के एक्सपेरिमेंट कराएंगे, अलग अलग विषयों के बारे में जो ज्ञान देंगे, ये शायद जीवन भर हर एक बच्चे के साथ में उसके मस्तिष्क में पूरे जीवन भर नहीं रहेगा। लेकिन जो उसके साथ ये सारी चीजों को समाप्त हो जाने के बाद, एक वक्त के बाद जब वो बच्चा ये सारी चीजें भूल जाता है, उसके बाद जो उसका व्यक्तित्व बनता है, जो उसका स्वभाव बनता है, उसको हम असली शिक्षा के साथ जोड़ते हैं। और बच्चे के व्यक्तित्व का निर्माण करना, उसके स्वभाव का निर्माण करने की भी जिम्मेदारी आज हमारे शिक्षकों को ऊपर है, क्योंकि स्कूल को हम सब लोगों ने बच्चों के दूसरे घर के नाम से जोड़ा है। और यही नहीं, मैं बच्चों के अभिभावकों से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि स्कूल के माध्यम से, स्कूल के ऊपर ही केवल बच्चों के पठन पाठन के कार्य के लिए आप सब लोग निर्भर ना रहें। बच्चों के साथ जो बच्चों को होमवर्क दिया जाता है, उन सारी चीजों में बच्चों के साथ घर में भी जब तक आप सब लोग अपने आप को बच्चों की शिक्षा के साथ नहीं जोड़ेंगे, तब तक एक बच्चे का जो मानसिक पूर्ण रूप से विकास होना चाहिए, शिक्षा का वातावरण जो एक बच्चे को मिलना चाहिए, वो शायद हम सब लोग एक बच्चे को नहीं उपलब्ध करा पाएंगे। तो हर एक अभिभावक का भी उतना ही दायित्व बनता है जितना हम सब लोगों का शिक्षा व्यवस्था के साथ जुड़े होने से जो दायित्व बनता है। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सब हर एक बच्चे तक डीबीटी के माध्यम से धनराशि को हस्तांतरित कर रहे हैं। पिछले वर्ष जो हमने अभिभावकों का आधार वेरिफिकेशन किया था, इस वर्ष हम सब लोगों ने इस व्यवस्था के साथ और पारदर्शी बनाने के लिए एक एक बच्चे का भी आधार ऑथेंटिकेशन के साथ आधार वेरिफिकेशन करा करके इस व्यवस्था को और सुचारू रूप से व्यवस्थित बनाने के लिए, पारदर्शी बनाने के लिए हम सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में कार्य कर रहे हैं। मेरा ऐसा विश्वास है कि हम सब मिल करके अपने योगदान से अपने विभाग को नई ऊंचाइयों तक लेकर के जाने में अवश्य सफल होंगे। निपुण भारत का लक्ष्य जो हम सब लोगों ने भारत सरकार के द्वारा तय किया गया, निपुण भारत के लक्ष्य को भी हम सब लोगों को हासिल करने के लिए मुझे लगता है कि निपुण भारत का लक्ष्य इतनी आसानी से हम सब, जब तक एक एक व्यक्ति, एक एक अध्यापक इस लक्ष्य को पाने में अपना योगदान नहीं देगा, तब तक निपुण भारत के लक्ष्यों को भी पाना हम सब लोगों के लिए संभव नहीं हो पाएगा। निपुण भारत के लक्ष्य आज हर एक विद्यालय में पोस्टर्स के माध्यम से निपुण भारत के लक्ष्यों को पहुंचा दिया गया है। बच्चों की पठन पाठन के कार्य को और बेहतर बनाने के लिए हम सब स्मार्ट क्लासेस के माध्यम से, टैबलेट्स के माध्यम से आज सरकार के द्वारा हर एक उचित व्यवस्था की जा रही है, जो बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए, बच्चों के लिए योगदान में और भी चीजें लाभदायक हो सकें। आज हर एक सुविधा हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार के माध्यम से बच्चों तक पहुंचाने का कार्य हम सब लोगों के द्वारा आज पूर्ण किया जा रहा है। आज के इस कार्यक्रम में हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने बीच में, माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति हम सबके बीच में है। माननीय मुख्यमंत्री जी का समय समय पर जिस तरह से हमें मार्गदर्शन मिलता रहता है, मैं इसके लिए एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का अपने हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और यहाँ पे उपस्थित सभी हमारे जितने भी आज शिक्षकगण हैं और मंच पे उपस्थित सभी सम्मानित हमारे माननीय मंत्रीगण, अधिकारीगण, जिन सब लोगों ने अपने योगदान से आज इस कार्यक्रम को सफल बनाया, मैं सभी के प्रति अपने हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि हम सब मिल करके एक बेहतर लक्ष्य की ओर, जिस ओर हम सब अपने प्रदेश को, पूरे प्रदेश को साक्षर बनाने की ओर आगे बढ़े हैं, हम सब इस अपने लक्ष्य में सफल होंगे। अपने शब्दों को मैं यहीं विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। आपने बिल्कुल सच कहा कि आज की ज़रूरत है संस्कार युक्त शिक्षा, जिसकी ओर बेसिक शिक्षा विभाग पूरी प्रतिबद्धता के साथ प्रयासरत है। भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी सुशासन के लिए प्रतिबद्ध है उत्तर प्रदेश सरकार। बच्चों की शिक्षा के मार्ग में आर्थिक विपन्नता किसी तरह की बाधा न उत्पन्न करे, इसीलिए बेसिक शिक्षा विभाग अपने प्राथमिक विद्यालयों के छात्र छात्राओं को
यूनिफॉर्म, जूते मोजे, स्वेटर, स्कूल बैग और स्टेशनरी खरीदने के लिए प्रति छात्र छात्रा 1200 रुपये की धनराशि स्थानांतरित कर रहा है। आज 1,91,00,000 छात्र छात्राओं के अभिभावकों के खाते में ये राशि हस्तांतरित की जाएगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि बटन दबाकर 1,91,00,000 छात्र छात्राओं के अभिभावकों के खाते में इसे हस्तांतरित करें, 1200 रुपये प्रति छात्र छात्रा के हिसाब से। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। आज कितने ही बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर दिया गया डीबीटी के माध्यम से इस धनराशि को हस्तांतरित करके। भारत सरकार द्वारा स्वच्छता और साफ सफाई के लिए विद्यालयों को प्रोत्साहित करने के लिए स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार दिए जा रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि हमारे प्रदेश में भी 900 से अधिक विद्यालयों को 5 स्टार रेटिंग मिली है और उसमें से सर्वश्रेष्ठ 26 विद्यालयों को राज्य स्तर पर भी पुरस्कृत किया जा रहा है और उसी में से 9 विद्यालयों को इस पुरस्कार के लिए यहाँ आमंत्रित किया गया है। उसके प्रधानाध्यापक और ग्राम प्रधान मंच पर आएंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि इन्हें पुरस्कृत करें। इस क्रम में सबसे पहले आमंत्रित करती हूँ प्राथमिक विद्यालय सहजनी बरेली के प्रधानाध्यापक और ग्राम पंचायत लखनपुर के ग्राम प्रधान को। अलग अलग दोनों को दिया जाएगा। प्रधानाध्यापक का सम्मान और पुरस्कार और साथ ही लखनपुर के ग्राम प्रधान का भी सम्मान और पुरस्कार। और इसके बाद हम आमंत्रित करेंगे प्राथमिक विद्यालय मथुरापुर बरेली के प्रधानाध्यापक को। कंपोजिट विद्यालय आमगांव बदायूं के प्रधानाध्यापक और आमगांव के ग्राम प्रधान। कंपोजिट विद्यालय आमगांव बदायूं की प्रधानाध्यापिका और ग्राम पंचायत आमगांव के ग्राम प्रधान। और इसके बाद आएंगे उच्च प्राथमिक विद्यालय कोल गदहिया चित्रकूट के प्रधानाध्यापक और ग्राम प्रधान। तालियां कुछ कम हैं। इन लोगों का सम्मान है जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ कार्य किया अपने विद्यालय में, स्वच्छता से जुड़े, अपने विद्यालय को स्वच्छ और सुंदर बनाया। और उसके बाद उच्च प्राथमिक विद्यालय गढ़चपा चित्रकूट के प्रधानाध्यापक और ग्राम प्रधान। तालियों का संगीत चलता रहे तो कार्यक्रम की ऊर्जा बढ़ती है। और इसके बाद प्राथमिक विद्यालय सरैया चित्रकूट के प्रधानाध्यापक और ग्राम प्रधान।
और इसके बाद आएंगे उच्च प्राथमिक विद्यालय मड़ियाओं की प्रधानाध्यापिका। इसके बाद प्राथमिक विद्यालय बरैनी मिर्जापुर के प्रधानाध्यापक और ग्राम प्रधान। और इसके बाद कंपोजिट विद्यालय चाट फिरोजपुर पीलीभीत की प्रधानाध्यापिका और ग्राम प्रधान। ये सभी प्रधानाध्यापक और ग्राम प्रधान वास्तव में पूरे प्रदेश के लिए प्रेरणा स्रोत हैं कि हम अपने विद्यालय को साफ सुथरा रखें, स्वच्छता के महत्व को जानें और स्वच्छता के नियमों के संस्कार बच्चों को दें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। प्राथमिक विद्यालयों का कायाकल्प, विकास और सुधार सरकार की जिम्मेदारी तो है ही, लेकिन हमारा, आपका, हम सबका दायित्व भी है। बेसिक शिक्षा विभाग ने इसी भावना को महत्व देते हुए जन सहभागिता के लिए भी सुअवसर प्रदान किया है। एक पोर्टल को विकसित करके कायाकल्प विद्यांजलि पोर्टल का विकास किया गया है, जिससे इच्छुक व्यक्ति, स्वयंसेवी संस्थाएं, कॉर्पोरेट जगत के लोग इस पोर्टल के माध्यम से विद्यालयों को गोद लें, उसके विकास और सुधार में अपना सहयोग कर पाएं। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि बटन दबाकर कायाकल्प विद्यांजलि पोर्टल का शुभारंभ करें। एक अवसर विकास की इस धारा के साथ जुड़ने का, समाज के लिए कुछ करने का, बच्चों के भविष्य को सुदृढ़ करने का। हम सब जानते हैं कि कोविड का दुष्परिणाम बच्चों को भुगतना पड़ा, सीखने की प्रवृत्ति उनमें कम हुई और इसी लर्निंग लॉस की प्रतिपूर्ति के लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने उपचारात्मक शिक्षण मॉड्यूल तैयार किए हैं और इसी पर आधारित है संदर्शिका, आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका, जिसका आज विमोचन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथों होना है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका का विमोचन करें। सभी अतिथियों के समक्ष ये पुस्तकें रखी हैं, इसका विमोचन, और इसी के साथ 6 लाख शिक्षकों का प्रशिक्षण भी शुरू हो जाएगा, जिससे उनकी क्षमता का वर्धन हो। और हम अपने सभी शिक्षकों से अनुरोध करेंगे कि इससे जुड़े और बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाएं और जो हमारा लक्ष्य है बेहतर शिक्षा, उन्नत भविष्य, उसे पूरा करने में अपना सहयोग दें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। गणित के प्रति सकारात्मक वातावरण बनाना और प्रोजेक्ट आधारित गतिविधियों के लिए एनसीईआरटी ने प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए विज्ञान और गणित के किट्स बनाए हैं, जिसे आज प्रतीक स्वरूप 5 शिक्षकों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय देंगे, जिससे वो आगे इन बच्चों को सिखाने में मदद पाएंगे। मैं इन अध्यापिकाओं को आमंत्रित करती हूं कि वो मंच पर आएं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि एनसीईआरटी के ये गणित और विज्ञान के किट इन्हें दें। सबसे पहले प्रधानाध्यापिका प्राथमिक विद्यालय पालपुर, बख्शी का तालाब, लखनऊ, श्रीमती सविता त्रिपाठी। हम सब जानते हैं कि गणित माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भी प्रिय विषय है। प्रधानाध्यापिका प्राथमिक विद्यालय कठिंगरा काकोरी, श्रीमती नीलम गौतम। श्रीमती नीता यादव प्राथमिक विद्यालय महमूदपुर, गोसाईगंज, लखनऊ।
श्रीमती अंजलि सक्सेना, प्रधानाध्यापिका, उच्च प्राथमिक विद्यालय खुशहालगंज काकोरी लखनऊ। श्री प्रकाश चंद्र तिवारी, प्रधानाध्यापक, उच्च प्राथमिक विद्यालय कल्ली पश्चिम सरोजनी नगर लखनऊ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। डिजिटल इंडिया आज टेक्नोलॉजी का जमाना है और इसीलिए जरूरी है कि बच्चों को हम डिजिटल शिक्षा के लिए भी तैयार करें और इसीलिए विकसित की गई है दीक्षा ऐप, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़कर घर से भी अध्ययन की इस सामग्री को प्राप्त कर सकते हैं और अपना अध्ययन जारी रख सकते हैं। हमने कुछ बच्चों को आमंत्रित किया है क्योंकि कोविड काल में लाखों बच्चों ने इससे लाभ प्राप्त किया। कुछ बच्चों को हमने आमंत्रित किया है और हम चाहते हैं कि किस तरह से दीक्षा ऐप कार्य करती है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय इसका अवलोकन भी करें और इनका उत्साह भी बढ़ाएं। बच्चों, आप सब दीक्षा ऐप का इस्तेमाल करते हैं? बेटा आप जरा आगे आइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णा रस्तोगी है। कहाँ पढ़ते हैं आप? मैं बेसिक विद्यालय लाजपत नगर के कक्षा 7 का विद्यार्थी हूँ। आप दीक्षा ऐप का इस्तेमाल करते हैं? यस मैम। लाभ मिला है? यस मैम। तो जरा आज आप यहाँ सब लोग जो बैठे हैं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी बताइए कि कैसे आप दीक्षा ऐप का इस्तेमाल करते हैं और आज जो विभिन्न देशों में भी इस कार्यक्रम का प्रसारण हो रहा है और जो बच्चे इसे देख रहे हैं वो भी जान पाए कि दीक्षा ऐप से हम कैसे जुड़ सकते हैं और हमें कैसे लाभ मिल सकता है। जरा बताइए। ये मेरे पापा का फ़ोन है। इसमें मैंने पहले से ही दीक्षा ऐप डाउनलोड किया है। इसे हम ओपन करते हैं। इसमें हमें नीचे की तरफ एक स्कैनर दिया जाता है। हमारे बुक के हर चैप्टर के शुरुआत में हमें एक QR कोड दिया जाता है। इस QR कोड को हम स्कैन करेंगे। हमारा QR कोड स्कैन हो गया है। अब हमारे चैप्टर की वीडियो आ गई है। बच्चों, सर्ग समीका a+b का वर्ग, जब भी घात में 2 होता है आप उसे वर्ग पढ़ेंगे। और बच्चों, इसका सत्यापन करके इसका अनुप्रयोग प्रयोग करना आप सीख चुके हैं पिछली कक्षा में। तो इसको हमने कैसे सत्यापित किया था, आइए एक बार याद करते हैं। देखा आपने, लर्निंग एट होम, घर बैठे हुए भी आप अध्ययन कर सकते हैं। और हमारे परिषदीय शिक्षक बधाई के पात्र हैं कि 6,500 से ज्यादा डिजिटल शैक्षिक सामग्री उन्होंने इस ऐप पर लोड की है। आप एक बार उन सभी शिक्षकों के लिए तालियां बजाएं। बच्चों की इच्छा थी कि वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आशीर्वाद लें, तो बच्चों आके आप प्रणाम करके आशीर्वाद ले सकते हैं। सौभाग्यशाली हैं ये बच्चे, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आशीर्वाद, उनका सानिध्य और उनकी प्रेरणा आज उनके साथ जा रही है। बच्चों में भाषाई और गणितीय दक्षता के लिए निपुण भारत मिशन चलाया जा रहा है और इस उद्देश्य से आज हम सब निपुण शपथ लेंगे और मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि हम सबको निपुण शपथ दिलाने की कृपा करें। सभी से अनुरोध है, दाहिना हाथ आगे कर लें। मैं के बाद अब सभी लोग अपना नाम बोलेंगे। मैं शपथ लेता हूं कि शपथ लेती हूं कि मैं अपने अधिकार क्षेत्र के सभी बच्चों को बुनियादी क्षमताएं प्राप्त कराते हुए
प्राप्त कराते हुए प्रत्येक विद्यालय को निपुण विद्यालय के रूप में विकसित करूंगी और और सभी सहभागियों को इस कार्य हेतु निरंतर प्रेरित करूंगी। मैं अपने ब्लॉक को निपुण ब्लॉक, जनपद को निपुण जनपद तथा प्रदेश को निपुण प्रदेश के रूप में विकसित करने के लिए समर्पित भाव से अपना पूर्ण योगदान दूंगी। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। ये संकल्प जो हमने लिया निपुण प्रदेश बनाने का, हम सब पूरी तत्परता और प्रतिबद्धता के साथ इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जुटेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की दूरगामी सोच, उनकी संवेदनशीलता, उनका व्यापक सकारात्मक दृष्टिकोण, उनकी प्रतिबद्धता और प्रेरणा से उत्तर प्रदेश का नवनिर्माण हो रहा है और इस नवनिर्माण में शिक्षा का बहुत महत्व है। उनकी प्रेरणा, उनका उद्बोधन, उनका मार्गदर्शन सदैव से हमारा पाथेय बनता रहा है। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि हमें अपने आशीर्वचनों से अनुग्रहित करें और एक बार फिर हमारा मार्गदर्शन करें जोरदार तालियों के प्रणाम के साथ। बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों के छात्र छात्राओं को यूनिफॉर्म, जूता मोजा, स्कूल बैग, यूनिफॉर्म के साथ ही स्टेशनरी के लिए डीबीटी के माध्यम से धनराशि अंतरण के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में महिला एवं बाल विकास विभाग एवं पोषाहार विभाग की मंत्री श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी, उच्च शिक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के मंत्री श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, माध्यमिक शिक्षा विभाग की मंत्री श्रीमती गुलाब देवी जी, जिनके संयोजन में आज का एक कार्यक्रम यहां पर संपन्न हो रहा है, बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री श्री संदीप सिंह जी, विभाग के प्रमुख सचिव श्री दीपक कुमार जी, उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा तथा महिला और बाल विकास विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए सभी यहां पर अधिकारी और प्रधानाचार्यगण, शिक्षकगण, प्रदेश के सभी जनपदों से जुड़े हुए हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधि और बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए सभी हमारे शिक्षक, प्रधानाचार्य और अन्य अधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, प्रदेश के 1,91,00,000 बच्चों को उनके यूनिफॉर्म, बैग, स्टेशनरी, स्वेटर आदि के लिए डीबीटी के माध्यम से धनराशि अंतरण के आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं सबसे पहले बेसिक शिक्षा परिषद को इस पूरे कार्यक्रम के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक समय सीमा के अंदर अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इस अभियान को तकनीक के साथ जोड़ करके प्रदेश के अधिक से अधिक बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ जोड़ने के अभियान के साथ आज इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। मैं इसके लिए उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूं। अप्रैल प्रथम सप्ताह में हम लोगों ने स्कूल चलो अभियान प्रारंभ किया था और
और मुझे प्रसन्नता है कि इस अवसर पर मुझे भी एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट श्रावस्ती में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। स्कूल चलो अभियान के अच्छे परिणाम आए। हम लोग पिछले 2 वर्षों से इस बात के लिए चिंतित थे कि आखिर कोरोना महामारी के कारण पूरी दुनिया तबाह हुई है, जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है, जीवन का प्रत्येक तबका किसी न किसी रूप में इस महामारी की चपेट में आया है और उससे प्रभावित हुआ है। लेकिन इस सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक है, वह है हमारी शिक्षा और उसमें भी बेसिक शिक्षा। मार्च 2020 में हम लोगों को लॉकडाउन में जाना पड़ा था और लॉकडाउन के साथ ही जब एक कार्यक्रम आगे बढ़ा तो स्कूल कॉलेजेस लगभग बंदी की ओर चले गए थे। यद्यपि सरकार ने अपने स्तर पर प्रयास किए, दूरदर्शन के अनेक चैनल स्कूली शिक्षा की दृष्टि से बच्चों को उपलब्ध करवाने के लिए नए पाठ्यक्रम के साथ, नए कंटेंट के साथ प्रस्तुत भी किए गए। लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जहां पर एक बड़ा तबका ऐसा है जहां पर बच्चों की आर्थिक स्थिति, उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि उनके पास टेलीविजन हो, उनके पास स्मार्टफोन हो या उनके पास कोई इस प्रकार के साधन हो जिसके माध्यम से वह इसको जान सके, देख सके और उस कार्यक्रम के साथ आसानी से जुड़ सकें। और फिर बेसिक शिक्षा परिषद की जो बेसिक शिक्षा की सबसे बड़ी बुनियादी आवश्यकता है वह कि वह एक ऐसी नाजुक उम्र है जहां पर बच्चे के लिए शिक्षक यानी अभिभावक के साथ साथ शिक्षक का व्यक्तिगत इंटरेक्शन बहुत आवश्यक होता है। और उस स्तर पर विगत 2 वर्ष पूरी दुनिया ने कोरोना महामारी के दौरान जिस भी परिस्थिति का सामना किया वह सबके सामने है। उन स्थितियों में जब हम लोगों ने स्कूल चलो अभियान इस वर्ष पुनः प्रारंभ किया तो मैं धन्यवाद दूंगा कि आज ये संख्या बढ़कर के 1,91,00,000 बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में पहुंची है, जिसमें ये बच्चे बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों तक पहुंचने में सफल हुए। इन बच्चों के लिए यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, सूट, स्वेटर, ये सभी चीज उपलब्ध हो जाए। 2017 के पहले मुझे प्रदेश के अंदर कई जनपदों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था और 2017 में मैं इस बात को देखता था कि पहले तो स्कूलों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। बहुत सारी जगह स्कूलों में भवनों पर बड़े बड़े पेड़ उगे हुए थे। कुछ जगहों पर ये पता ही नहीं लगता था कि ये विद्यालय है या कोई बाग है। झाड़ी के बीच में जैसे तैसे बच्चे स्कूल भी आते थे। कहीं शिक्षक है तो छात्र नहीं, कहीं छात्र है तो शिक्षक नहीं, कहीं भवन है। तो ये दोनों चीजें नदारद होती हुई दिखाई देती थी। बच्चों के लिए सेपरेट टॉयलेट नहीं थे, बालक और बालिकाओं के लिए पेयजल की व्यवस्था नहीं थी। और उस समय हम लोगों ने एक अभियान चलाया था जिस प्रदेश में 2017 तक पहुंचते पहुंचते बच्चों की स्थिति ये थी कि स्कूल जाएं, गांव का एक सामान्य गरीब से गरीब व्यक्ति भी अगर उसके विद्यालय में प्राइवेट स्कूल किसी ने खोला है और वह एक सामान्य अभाव में चल रहा है तो गांव का वह व्यक्ति
उस प्राइवेट स्कूल में बच्चों को भेजना उचित समझता था, उसको वह विश्वसनीय लगता था, बशर्ते बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल में भेजने की बजाय। लेकिन पिछले 5 वर्षों में आपने मेहनत किया, बेसिक शिक्षा परिषद को विश्वास का प्रतीक बनाया। 1,34,000 तक पहुंची हुई संख्या को आज आप लोगों ने 1,91,00,000 तक पहुंचाया है। यह आपकी एक उपलब्धि है। और इसमें स्कूल चलो अभियान, मुझे याद है जुलाई के प्रथम सप्ताह में हम लोगों ने 2017 में प्रारंभ किया था। 1,62,000 शिक्षकों की तैनाती बेसिक शिक्षा परिषद और माध्यमिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में हम लोगों ने की। ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से विद्यालयों में केंद्र और राज्य सरकार के साथ साथ जनप्रतिनिधियों ने, शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने, पुरातन छात्रों ने, ग्राम पंचायत ने मिलकर के बुनियादी सुविधाएं दी। और ऑपरेशन कायाकल्प में बहुत सारे विद्यालय आज दर्शनीय हुए। आज उन विद्यालयों में जाकर के कोई भी व्यक्ति अभिभूत होता है कि वास्तव में ये विद्यालयों की तस्वीर होनी चाहिए। मुझे याद है 2017 के पहले 60 से 70% बालिकाएं ऐसी थी जो नंगे पैर जिन्हें स्कूल आने के लिए मजबूर होना पड़ता था। बालकों में भी एक बड़ी संख्या ऐसी थी जो नंगे पैर स्कूल आते थे, जैसे तैसे स्कूल आ गए। लेकिन जब 2 यूनिफॉर्म, जूते, मोजे, स्वेटर, बैग आदि उन्हें मिलना प्रारंभ हुआ, आज बेसिक शिक्षा परिषद का हर बालक बालिका, छात्र छात्रा भी इस बात पर गौरव की अनुभूति कर सकती है कि मैं भी किसी पब्लिक और कॉन्वेंट स्कूल की तर्ज पर अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का हकदार हूं। और अपने उस हक के साथ जब स्कूल जाता है, स्कूल में नया पाठ्यक्रम हम लोगों ने लागू किया, नए वहां पर जो अभिनव प्रयोग किए, नवाचार किए, आज उसका परिणाम भी हम सबके सामने देखने को मिल रहा है। और अभी मैं देख रहा था कि अनेक विद्यालयों को स्वच्छता के भारत सरकार से जुड़े हुए स्वच्छता विद्यालय, स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार से कायाकल्प विद्यांजलि का पोर्टल भी शुभारंभ यहां पर हुआ, लेकिन बहुत पहले से राज्य में अलग अलग विद्यालयों में इस प्रकार के कार्यक्रम पहले से प्रारंभ भी हुए हैं। इसके साथ ही आधारशिला क्रियान्वयन की संदर्शिका को भी यहां पर विमोचन आज अभी किया गया है। यह हम लोगों ने विगत वर्ष भी और इससे पहले भी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था। और साथ साथ एनसीईआरटी के विज्ञान और गणित के किट प्राथमिक विद्यालयों में और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी इन्हें स्थापित करने की कार्रवाई भी हुई। और आज भी इस किट को यहां पर कुछ प्रधानाचार्यों को प्रतीकात्मक स्वरूप हम लोगों ने यहां पर उपलब्ध करवाया है। दीक्षा ऐप के माध्यम से बच्चे कैसे पारंगत हो सकते हैं और कैसे इसका बेहतर उपयोग कर सकते हैं, यह भी हम लोगों ने देखा है। और निपुण भारत की तर्ज पर प्रदेश के अंदर बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों की व्यवस्था को निपुण भारत की तर्ज पर निपुण गांव, निपुण ब्लॉक, निपुण जनपद और निपुण प्रदेश की दिशा में अग्रसर होते हुए भी हम सब ने अपनी आंखों से इसको देखा है। एक बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर। याद रखना, मां बाप के बाद सबसे पहले किसी बच्चे का, सबसे पहले उसका किसी से संवाद होता है तो वह अपने आंगनबाड़ी से और बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों से होता है। इसलिए मैंने यहां पर आज महिला विकास, बाल विकास और पोषाहार विभाग के मंत्री को भी और विभाग के सचिव को भी बुलाया है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के मंत्री को और विभाग के अपर मुख्य सचिव को भी बुलाया है। उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री को भी और विभाग के अपर मुख्य सचिव को भी बुलाया है, क्योंकि
एक दूसरे के साथ जुड़ करके हम एक दूसरे का योगदान कैसे कर सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि हम में से जितने लोग आए हैं वे किसी न किसी स्कूल से ही पढ़ करके आगे बढ़े होंगे और तब अपने जीवन के किसी एक पथ का चयन करते हुए हम लोगों ने अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है। जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में हम लोगों ने फिर वहीं से जो शिक्षा, जो संस्कार हमें प्राप्त हुए हैं, उन्हीं से जीवन की उपलब्धियों को हासिल करते हुए हम लोग जब आगे बढ़े हैं तो आज समाज के लिए कुछ योगदान देने में हम भी अपने स्तर पर प्रयास कर पाते हैं। और आप तो सौभाग्यशाली हैं कि जीवन की बेसिक शिक्षा की उस आवश्यकता की पूर्ति करने के सबसे बड़े वाहक के रूप में आपको उस महत्तर जिम्मेदारी का निर्वहन अपने स्तर पर करना है। 6 लाख से अधिक बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षक, शिक्षा मित्र और आंगनबाड़ी से जुड़े हुए हमारे जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं, उनके द्वारा जिस अभियान के साथ इस कार्यक्रम को चलाया जाता है, कैसे हम इसको और सहज सरल बना सकते हैं। याद रखना, आज का समय तकनीक का समय है। हमें तकनीक के साथ तो जुड़ना ही है, लेकिन साथ साथ अपनी भावनात्मक संवेदना को भी बच्चे के साथ जोड़ करके रखना होगा। तब आप आगे बढ़ पाएंगे, तब आप सफल हो पाएंगे। हमें तकनीक से परहेज नहीं करना है, कतई नहीं परहेज करना है, क्योंकि तकनीक उस बच्चे को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी और ये तकनीक उस बच्चे को सोचने के लिए, आगे बढ़ने के साथ साथ कहां पर क्या हो रहा है देश और दुनिया को जानने का एक अवसर भी उसके सामने प्रस्तुत करेगी। उस बच्चे को आगे बढ़ने का एक रास्ता प्रशस्त करेगी। लेकिन साथ साथ जो संवेदना हम भावनात्मक रूप से उस बच्चे के मन में पैदा कर सकते हैं अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, वह यही स्तर है जब आप इन भावनाओं से उस बच्चे को उत्प्रोत कर सकते हैं। आखिर ये हम सबका सौभाग्य है, यह देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। भारत के साथ आजाद हुए कितने ऐसे देश हैं जो भारत के बाद में आजाद हुए, आज बिखरते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारत के पहले आजाद हुए, लेकिन उनके यहां आज भी कोई दिशा नहीं है। ये हम सबका सौभाग्य है कि आज भारत का यशस्वी नेतृत्व भारत को एक नई दिशा देकर के दुनिया के सामने भारत को एक लोकतांत्रिक देश के साथ, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ भारत को दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के जिस संकल्प के साथ आगे बढ़ा है, मुझे लगता है उस संकल्प में सबसे बड़ा योगदान किसी का हो सकता है तो हमारे स्कूली शिक्षा का हो सकता है। और स्कूली शिक्षा को उसके साथ जुड़ना, हर एक बच्चे के मन में अपने स्कूल के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति, अपने गांव के प्रति, अपने माता पिता और अभिभावक के प्रति, अपने गुरुजनों के प्रति, अपने से बड़ों के प्रति आदर का भाव पैदा करना, इस प्रकार के संस्कारों से उसे उत्प्रोत करने के साथ ही अपने समाज और अपने राष्ट्र के प्रति उन जिम्मेदारियों के साथ अगर हम उसको नहीं जोड़ेंगे तो फिर जो भटकाव पैदा होगा, उस भटकाव की चपेट में सबसे पहले हमें ही आना पड़ता है, क्योंकि आप उसके सबसे नजदीक रहे हैं, आपको ही उसकी चपेट में भी आना पड़ेगा। और इसीलिए ये जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी ने पूरे देशवासियों को सौंपा है कि आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम के साथ हम आजादी के अमृत काल की तैयारी के साथ देश की शताब्दी, आजादी के शताब्दी महोत्सव की तैयारी के साथ अपने आप को जोड़ें। जब ये देश आजादी के 100वां वर्षगांठ मना रहा होगा, उन स्थितियों में हमारा भारत कैसा होना चाहिए, हमारा उत्तर प्रदेश कैसा होना चाहिए, हमारा जनपद, हमारा विकासखंड, हमारा ग्राम
कैसा होना चाहिए, हमारा ग्राम पंचायत कैसे होनी चाहिए, उस स्थिति में बेसिक शिक्षा परिषद की स्थिति कैसे होनी चाहिए, यह परिकल्पना को साकार करने का एक अवसर भी आजादी का अमृत महोत्सव हम सब के सामने प्रस्तुत कर रहा है। और मुझे प्रसन्नता है कि विगत 5 वर्षों की जो प्रगति है ये संतोषजनक है, लेकिन इसमें और भी अच्छा किए जाने की आवश्यकता है, और अच्छा किए जाने की आवश्यकता है। मेरा ये मानना है कि हर एक अच्छे कार्य को और अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता, और भी अच्छे ढंग से उसको आगे बढ़ाया जा सकता है, और उस अच्छे ढंग से एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाने की दिशा में प्रयास, ये प्रयास हमारे स्वयं के स्तर पर होगा। अगर विद्यालय का प्रधानाचार्य और विद्यालय की शिक्षक तय कर लेंगे कि हमारे विद्यालय में कहीं गंदगी के लिए कोई जगह नहीं होगी, तो क्या विद्यालय के भवनों पर पेड़ उग सकते हैं क्या? कभी नहीं, कभी नहीं उग सकते। लेकिन विद्यालय के भवन की देखभाल भी हमें मंदिर की तरह करना होगा, पवित्र धर्मस्थल की तरह करना होगा, क्योंकि वही तो हमारी पहचान है, वही तो हमारी पहचान है। एहसास हमारे मन में होना चाहिए और पवित्र भाव हमारे मन में होना चाहिए, हम उसको इसके साथ जोड़ें। जिस ग्राम पंचायत में हमारा विद्यालय है, उस ग्राम पंचायत का एक भी बच्चा ऐसा न रहे जो स्कूल जाने से वंचित रह सके। अगर हम ये संकल्प ले लेंगे, विद्यालय का प्रधानाचार्य और विद्यालय के शिक्षक, शिक्षा मित्र यह संकल्प ले लेंगे, तो कोई भी बच्चा स्कूल जाने से वंचित नहीं रह सकता। हर बच्चा स्कूल में आएगा, लेकिन उसके लिए हमें गांव में जाकर के एक एक अभिभावक के साथ संवाद बनाना पड़ेगा, संपर्क करना पड़ेगा। गांव जाने से हमें अपने आप को कभी भी कोई संकोच नहीं होना चाहिए। अभिभावक के घर में जाने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए, कोई संकोच नहीं होना चाहिए। यह हमारा दायित्व होना चाहिए। हम जाएं, अभिभावक से मिलें, उसके घर में बैठें, उसके परिवार में हालचाल लें। बच्चा स्कूल नहीं आ रहा है तो हालचाल लें, किन्हीं कारणों से स्वस्थ हो गया तो हालचाल लेने के लिए जाएं। अगर आप प्रत्यक्ष जाने में दिक्कत हो रही है, टेलीफोन के साथ बातचीत करें। आपके पास तो प्रत्येक अभिभावक का होना एक डाटा होना चाहिए, टेलीफोन नंबर होने चाहिए। गांव की सामाजिक स्थिति के बारे में, आर्थिक स्थिति के बारे में हमें विद्यालय में नोट तैयार करने चाहिए। यह हमारी ग्राम पंचायत है, इस ग्राम पंचायत में इतने परिवार हैं, इतने परिवार में इतने परिवारों को शासन की इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है। ये विद्यालय के पास एक डाटा बैंक आपका अपना होना चाहिए। आप बच्चों को क्लास के बाद जब आप किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ जुड़ते हैं या मॉर्निंग असेंबली के समय बच्चों को बताएं गांव के बारे में। गांव में कितने ऐसे लोग हैं जो सरकारी सेवा में जुड़े हुए हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो निजी क्षेत्र में रोजगार कर रहे हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो कॉलेज की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, कितने अच्छे लोग, कितने ऐसे लोग हैं जो समाज सेवा के साथ जुड़े हुए हैं, कितने लोग हैं जो व्यापार से जुड़े हुए हैं, कितने हैं जो किसान हैं, कितने हैं जो श्रमिक हैं। अलग अलग प्रकार का एक डाटा प्रत्येक शिक्षक के पास अपनी ग्राम पंचायत का होना चाहिए। सरकार की किन किन योजनाओं का लाभ किन परिवारों को प्राप्त हो रहा है, यह हर विद्यालय के पास एक डाटा बैंक होना चाहिए। और बच्चों को फिर अगर आप अपनी मॉर्निंग असेंबली में बच्चों को बताते हुए दिखाई देंगे तो बच्चों के मन में भी एक धारणा पैदा होगी कि मेरे गांव के बारे में, अभिभावकों के बारे में, गांव की जानकारी की पूरी हमारे स्कूल के पास है। और साथ साथ ये भी व्यवस्था कि अगर बच्चे का रिपोर्ट कार्ड गलत हुआ तो हम अभिभावक के पास जाकर के नकारात्मक भाव के साथ न बोलें। कुछ लोगों की आदत होती है कि हमें हर बात को नकारात्मक रूप से बोलते हैं। बच्चा अगर ठीक भी होगा तो जाके बोलेंगे कि देखो बच्चा कमजोर है। कभी मत बोलिए अभिभावक को कि आपका बच्चा कमजोर है, उसको बोलिए कि भाई आपका बच्चा अच्छा है, थोड़ा प्रयास और कर लेंगे और अच्छा हो सकता है, थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। एक सकारात्मक भाव, ये सकारात्मक भाव आप देखेंगे उस बच्चे के जीवन में व्यापक परिवर्तन का कारण बनेगा। अभिभावक उस पर ध्यान देने लग जाएगा।
लेकिन जब हम पहले दिन से उस मासूम बच्चे के बारे में एक नकारात्मक दृष्टि अपना लेंगे कि बच्चा केवल खेल कूद करता है, बच्चा केवल जो है किसी एक इसकी पढ़ाई में रुचि नहीं है। पढ़ाई में रुचि किसकी जिम्मेदारी है? पढ़ाई में रुचि हो, उसके पाठ को आसान बनाने की जिम्मेदारी तो आपकी है। आपको बताना पड़ेगा उस बच्चे की समझ में उसका जो लेसन है वो कैसे आसानी से सरल और सुबोध भाषा में उदाहरण के साथ कैसे आप उसको समझा सकते हैं। अगर आप इसको नहीं बताएंगे, कैसे उम्मीद करते हैं फिर ये बच्चा उसके बारे में उसको सब कुछ पता लग जाएगा? हमें बताना पड़ेगा। और ये ऐसी नाजुक उम्र होती है, आप उस बच्चे को जैसी दिशा देना चाहेंगे उस रूप में वो आगे बढ़ सकता है। आपके तमाम बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल के पास ही हमारे आंगनबाड़ी के भी सेंटर संचालित होते हैं। कभी कभी भोले भटके से सही, लेकिन वहां भी थोड़ा देख लिया करिए। आप जाएंगे तो आपको उसका भी एहसास होगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे के बच्चे भी होंगे। अपने बच्चों को भी आंगनबाड़ी केंद्र में लेके जाइए। ऐसा नहीं कि अपने बच्चों को आप अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में भेजें और गांव में लोगों को बोलें कि इस गरीब का बच्चा ही यहां जाए। अपने बच्चे को भी ले जाकर के उस विद्यालय में ले जाकर के दिखाओ। थोड़ा सोसाइटी की जानकारी होनी चाहिए। याद रखना, अपनी सोसाइटी से कटा हुआ कोई भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति एक समय के बाद त्रिशंकु हो जाता है। और त्रिशंकु मत बनिए, न बने न अपने बच्चों को बनने दें। अपनी सोसाइटी के साथ जोड़ो। और उन आंगनबाड़ी केंद्रों में बहुत अच्छी तरीके से उन बच्चों को बताया जाता है। मैं कई आंगनबाड़ी केंद्रों में गया हूं और मैंने देखा है। मैं एक आंगनबाड़ी केंद्र में गया था। मैं जब वहां जाके देख रहा था, उस समय मैं अचानक गया, कोई कार्यक्रम मेरा नहीं था। मैं जब वहां गया तो लगभग 25-30 बच्चे आंगनबाड़ी केंद्र में बैठे हुए थे और उन बच्चों को एक आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री उनको बता रही थी। बैठे हुए थे सभी बच्चे, तो उन बच्चों को पढ़ा रही थी वही कि एक एक एक। मैं चुपचाप एक तरफ खड़ा हो गया। कार्यक्रम मेरा था ही नहीं, तो मैं देख रहा था पढ़ा रही है, सभी बच्चे उसके साथ बोल रहे थे। फिर उसने उदाहरण दिया। उसने कहा, पहले उसने कहा एक एक एक, फिर उसने उदाहरण क्या दिया, उसने कहा मेरी नाक एक। वे बच्चे भी यही बोलने लग गए। देखिए उदाहरण क्या है। उसके बाद फिर दो दो दो, फिर उनको बताया, कहा कि मेरे कान दो। देखिए शरीर के अंगों की जानकारी भी बच्चों को हो रही है। आंगनबाड़ी में कौन से बच्चे जाते हैं? 3 से लेकर 5 साल की उम्र के बच्चे। बहुत सारे अभिभावक ऐसे होंगे जिनको उसकी बहुत जानकारी नहीं होगी, लेकिन फिर भी आंगनबाड़ी केंद्रों में उस प्रकार के बच्चों का आगमन और उनको बताया जाना। फिर ऐसे एक एक उसको आंगनबाड़ी एक कार्यकर्ती उनको समझा रही है बच्चों को। तो मैं अचानक गया, मैंने एक छोटे से बच्चे को, मुझे जैसे देखा, उसने आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ती पढ़ा रही थी शांत हो गई। वे बच्चे मुझे देखने लग गए। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा तुम लोगों ने कुछ पढ़ा? तो क्योंकि वो बच्चे भी अपरिचित थे, मुझसे भी थे अपरिचित, तो वे शांत थे। मैंने उनमें से एक बच्चे को बुलाया। मैंने कहा मुझे बताओ तुमने क्या पढ़ा? उसने फिर वही दोहराया। उसने कहा एक एक एक। तो मैंने कहा और? कहा मेरी नाक एक। देखिए उस बच्चे को पढ़ाने का तरीका कितना सरल, कितना बोधगम्य है, उदाहरण के साथ है। क्या हम अपनी क्लास में जब बच्चों को आप पढ़ाते हैं इस प्रकार के उदाहरण के साथ में, क्या उन बच्चों को आप पढ़ा पाएंगे? अनेक ऐसे पाठ्यक्रम हो सकते हैं, आप उसके बारे में बता सकते हैं। लोकल परिस्थिति के बारे में उस प्रकार के कार्यक्रम आप बना सकते हैं। जयंती और विभिन्न महापुरुषों से जुड़ी हुई उन महापुरुषों के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। बेसिक शिक्षा परिषद शिक्षा का सबसे बड़ा हमारा महकमा है।
6 लाख से अधिक तो शिक्षक और शिक्षा मित्र यहां पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में, कुछ बड़ी ग्राम पंचायतों में 2-2 विद्यालय भी हैं, 3-3 विद्यालय भी हैं। आपके पास एक बड़ी जिम्मेदारी अमृत महोत्सव वर्ष में एक और आ सकती है। उस गांव के बारे में, बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पर आजादी की लड़ाई में बहुत सारे ऐसे महापुरुषों ने, क्रांतिकारियों ने अपना योगदान दिया, अपना बलिदान दिया, लेकिन इतिहास में उन्हें सम्मान नहीं मिल पाया। क्या उस ग्राम पंचायत में कोई ऐसा महापुरुष है? स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहा होगा, कोई ऐसा महापुरुष जिसने समाज जीवन में कुछ अच्छा किया होगा। हमें उसके चित्र बना करके और कहीं विद्यालय में एक जगह उसको सम्मान देने का काम करना चाहिए और बच्चों को बताना चाहिए। मॉर्निंग असेंबली में हम बच्चों को बताएं कि इस गांव का महापुरुष है, इस महापुरुष का योगदान क्या रहा है, इन्होंने समाज जीवन में क्या किया है, आजादी की लड़ाई में क्या योगदान किया है। ये सभी कार्यक्रमों के साथ भी आप जोड़ करके उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकते हैं। अलग अलग प्रकार से तरीके अलग अलग हो सकते हैं और आपका ये जो प्रयास होगा यह बच्चे को अधिकाधिक संवेदनशील बनाएगा, अधिकाधिक शिक्षा के प्रति उसकी रुचि को जागृत करेगा। ड्रॉप आउट रेट को नीचे करने की स्थिति में हम लोग सफल होंगे और केवल आपके विद्यालय से 5वीं क्लास पास करने या 8वीं क्लास पास करने के बाद आपकी जिम्मेदारी समाप्त नहीं होती है। उसका डाटा बैंक तैयार करके रखिए और उसके बाद भी पूछिए 5वीं के बाद इस बच्चे ने 6ठी क्लास में एडमिशन लिया है कि नहीं लिया है। टेलीफोन के साथ या घर घर जब आप संपर्क करें उस समय पूछिए बच्चा कहां पढ़ रहा है। कभी साल में एक बार उस बच्चे को बुलाइए अपने विद्यालय में, तो उसका एक भावनात्मक लगाव भी विद्यालय के साथ भी होगा और आपके साथ भी होगा, आपको जीवन भर सम्मान देगा। 8वीं के पास बाद भी वो बच्चा स्कूल या वो बालिका स्कूल जा रही कि नहीं जा रही है, विभिन्न प्रकार की शासन से जुड़ी हुई अन्य रचनात्मक कार्यक्रमों के साथ उन बच्चों को जोड़ने का कार्यक्रम भी आप बना सकते हैं। अलग अलग प्रकार के रचनात्मक कार्यक्रमों को उन बच्चों को आप जोड़ने का काम कर सकते हैं। और मुझे लगता है ये सभी कार्यक्रम आप देखेंगे कि एक समय आपके बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों को फिर से वो पुराने गौरव के साथ जोड़ सकता है, जिस गौरव के लिए उत्तर प्रदेश की, याद रखना जब मैं पूर्वोत्तर के भारत में जाता हूं तो पूर्वोत्तर के भारत में सबसे अधिक शिक्षक देने वाला उत्तर प्रदेश है। एक समय राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, इन राज्यों में भी और देश के तमाम अन्य राज्यों में बेसिक शिक्षा परिषद के और अन्य स्कूलों के शिक्षकों को देने वाला भी उत्तर प्रदेश ही था। आज हम कहां पे हैं और बेसिक शिक्षा परिषद को हम लोगों ने 5 वर्ष पहले कहां पहुंचा दिया था। 5 वर्षों के ये प्रगति संतोषजनक है, लेकिन इसमें चुप बैठने की स्थिति अभी नहीं है। इसमें और बेहतर प्रयास को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। आज का एक कार्यक्रम उसी बेहतर प्रयास को आगे बढ़ाने के क्रम में किए गए प्रयास का हिस्सा है। ये डीबीटी के माध्यम से हम लोगों ने पैसा तो भेजा है, ये 1200 हर छात्र या छात्रा के पास पहुंच तो गया है, लेकिन मैं प्रदेश भर के अपने सभी 6 लाख जो हमारे प्रधानाचार्य हैं, शिक्षक हैं, शिक्षा मित्र हैं, उन सब से मेरा अनुरोध होगा कि वे इस बात को प्रयास करें कि उन सभी बच्चों के लिए यूनिफॉर्म समय पे प्राप्त हो जाए। अभिभावक को बुला करके, बैठक करके, उनके घर में जाकर के ये सुनिश्चित करें हर बच्चा अपने यूनिफॉर्म से स्कूल आए। नंगे पैर कोई बच्चा नहीं आएगा, अपने निर्धारित जूते मोजे पहन करके स्कूल आएगा, ये व्यवस्था हमें सुनिश्चित करनी होगी। सर्दियों में कोई बच्चा ठिठुरता हुआ न दिखाई दे, स्वेटर पहन करके स्कूल आए, स्टेशनरी उसके पास आए। और एक और अनुरोध, आप बैग बुक्स देते हैं फाइनल ईयर के बच्चों को, 5वीं क्लास से 8वीं क्लास के बच्चों को, या हर क्लास जब एक क्लास से दूसरी क्लास में बच्चे जाते हैं
तो उसकी बुक्स को अगर सही हालत में है उसको रख करके विद्यालय के बुक बैंक को भी थोड़ा मजबूत कर लीजिए, जिससे अगर स्टेशनरी देने में या फिर कभी बुक्स उपलब्ध कराने में देर होती है तो आप विद्यालय से बच्चे को एक एक बुक्स उपलब्ध करवा सकें, बता सकेंगे कि कैसे इस कार्यक्रम को उस बच्चे को आगे बढ़ाना है। और मुझे लगता है कि आपकी ये जिम्मेदारी तो हर एक व्यक्ति की होनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि उन बच्चों पर एक बड़ा उपकार होगा और बच्चे जीवन भर इस ऋण के प्रति आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे। और मुझे लगता है जीवन में आपके द्वारा रोपे गए पौधे से जब आप फल प्राप्त करते हुए दिखेंगे ना, तो उससे ज्यादा आत्मिक संतुष्टि और कुछ नहीं होती है। जीवन में यही व्यक्ति की सिद्धि है और उस सिद्धि के लिए आपको एक प्रयास करना पड़ेगा। इसी को साधना कहते हैं और इसी साधना के लिए हम सबको तपना पड़ेगा। बेसिक शिक्षा परिषद इस दिशा में बेहतर प्रयास कर रहा है। शिक्षा के सभी अंग हमारे तेजी के साथ आगे बढ़ करके इस दिशा में नया प्रयास कर रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में भी अभी से हम अपनी तैयारी करें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत को दुनिया का सिरमौर बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन का एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयास का हिस्सा है। हम सब उसके साथ जुड़ेंगे। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर प्रदेश के जिन 1,91,00,000 बच्चों के पास आज डीबीटी के माध्यम से धनराशि का अंतरण हुआ है, उनके सभी अभिभावकों को, सभी बच्चों को और सभी जितने भी हमारे शिक्षक बंधुगण हैं उन सबको भी मैं इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि बेसिक शिक्षा परिषद के माध्यम से अब तक आपने स्कूलों का कायाकल्प किया है, अब प्रदेश के कायाकल्प के लिए भी आप लोग अपने आप को कमर कसेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन और बहुमूल्य मार्गदर्शन के लिए। आपकी वाणी, आपका मार्गदर्शन सदैव हमें बड़े संकल्प लेने की प्रेरणा भी देता है और उसे सिद्ध करने की शक्ति भी। और अब अंत में मैं निदेशक बेसिक शिक्षा डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह जी से अनुरोध करूंगी कि वो अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त करें। सभी बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के संकल्प की सिद्धि के निमित्त आयोजित इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी के कृपापूर्वक समय और अविरल आशीष के लिए मैं बेसिक शिक्षा परिवार की ओर से हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मंत्री महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग, माननीय मंत्री उच्च शिक्षा विभाग एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, माननीय मंत्री माध्यमिक शिक्षा विभाग, माननीय मंत्री बेसिक शिक्षा विभाग का भी बेसिक शिक्षा परिवार की ओर से हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इस अवसर पर यहाँ उपस्थित आदरणीय अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा विभाग, आदरणीय अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा विभाग, आदरणीय सचिव महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। विशेष रूप से प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा जिनके सतत मार्गदर्शन में हम प्रगति और सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। विशेष रूप से जो यहाँ अतिथि उपस्थित हैं और जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं उन सभी के प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उनके यश की कामना करता हूँ। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने तालियों के प्रणाम के साथ विदा दें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने मार्गदर्शन के माध्यम से हमें जो प्रेरणा दी है हम उसे आत्मसात करके अपने अपने क्षेत्र की ओर जाएंगे और वहां पर सचमुच नए उत्तर प्रदेश के निर्माण में कार्य करते हुए अपना सहयोग देंगे। आप